एज बुक में आपका स्वागत है। और यहाँ हम दावा करते हैं लैक ऑफ डिफिकल्टीज की, यानी यहाँ पे आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा कोई भी टॉपिक समझने में। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना। तो बात करेंगे हम सबसे पहले प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना क्या है? तो आम तौर पे प्रस्तावना शब्द का उपयोग जो होता है वो किसी भी पुस्तक के परिचय के लिए होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति से आपको उसका परिचय पूछना हो तो आप क्या कहते हैं कि भाई अपना परिचय दो, इंट्रो दो, है। तो उसी तरीके से अगर सोचो कि अगर किताब एक जीवंत चीज होता है, जीवंत व्यक्ति होता है, तो हम उससे कहते हैं कि आप अपनी प्रस्तावना दो। समझ गए? यानी कि जो इम्पोर्टेंट इंसान की जिंदगी में परिचय का है, जो स्थान, सेम स्थान किताब के जीवन में प्रस्तावना का। तो अब प्रस्तावना होती क्या है? तो मूलतः प्रस्तावना को कुछ विद्वानों द्वारा जो देखिए, सिंपल इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि मतलब ये शाब्दिक अर्थ हो गया कि प्रस्तावना क्या है, किताब का परिचय है। अब इस पे देखते हैं कुछ विद्वानों ने अपनी राय रखी है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण विद्वान है उसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है एन पालकीवाला का। एन पालकीवाला। तो जो एन पालकीवाला साहब है वाला, तो एन पालकीवाला ने भारतीय मान किसी मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया है। यानी प्रस्तावना क्या होती है? संविधान का परिचय पत्र। इसी तरीके से एक और विद्वान हुए के एम मुंशी। तो के एम मुंशी साहब जो है वो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहकर संबोधित करते हैं। ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पालकी मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एक और हुए भार्गव साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। आत्मा कहा है। तो इस तरीके से कुछ मुख्य विद्वान हुए, 3 विद्वानों की जो है जिन्होंने इसके बारे में, ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से विद्वान ने, क्वेश्चन पूछ देगा प्री में कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एन पालकीवाला। इसी तरीके से कोई पूछ देगा कि क्या होता है जी जन्म कुंडली किसने कहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो भार्गव साहब। तो इस तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और प्रस्तावना की अब देखते हैं, तो इन आधारों पर जो प्रस्तावना है वो उसके कुछ समझ सकते हैं कि प्रस्तावना को क्या क्या कहा जा सकता है। सोचिए, ऐसे आप मेंस में इसका यूज कर सकते हैं फ्लो चार्ट बना के कि प्रस्तावना क्या हो सकती है, तो संविधान का सार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है। इस तरीके से और 2-3 चीजें आप इसमें बता सकते हैं जिसमें प्रस्तावना को आप भूमिका के रूप में लिख सकते हैं कि ये क्या है, संविधान की भूमिका। एक तरीके से भूमिका क्या होता है, किसी भी चीज का परिचय ही होता है। तो सार, परिचय, भूमिका, आत्मा, जन्म कुंडली, उद्देश्य और स्ट्रक्चर यानी ऑब्जेक्टिव और संरचना की बात करता है। तो ये सारी चीजें प्रस्तावना में होती है। और यही जब आप परिभाषा लिखेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो प्रस्तावना होती है वो
किसी भी पुस्तक की या संविधान की सार है या परिचय पत्र है, भूमिका है, उद्देश्य एवं स्ट्रक्चर का संक्षिप्त परिचय है, इस तरीके से। या फिर इन विद्वानों को भी कोट कर सकते हैं कि इन पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, या भार्गव साहब के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना की परिभाषा प्री में, मेंस में दे सकते हैं, और प्री में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये 3 टॉपिक में से आ सकता है जो प्रस्तावना की परिभाषा से संबंधित होगा। अगर इसके बाद हम बात करें कि परिभाषा के बाद कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब प्रस्तावना भारतीय संविधान में या संविधानों में प्रस्तावना की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर इसका इतिहास जानने की हम कोशिश करें तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया था अपना? अमेरिका ने। और अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना दिया था, प्रस्तावना को लिखा। और इसी के साथ ही भविष्य में और अन्य कई देशों ने अपने अपने संविधान बनाए और अपने संविधान में उसने प्रस्तावना को जगह दी। वैसे ही जब भारत ने भी अपना संविधान बनाया तो भारत ने भी प्रस्तावना को अपने संविधान में स्थान दिया, जगह प्रदान की। अब इसमें देखो कुछ चीजें आई कि भारतीय प्रस्तावना आई कहां से। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके पहले ही सत्र में और दूसरी बैठक जो हुई वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इसीलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने रखा था इस 13 दिसंबर 1946 को, वही भारत की प्रस्तावना बनाई, यानी उसी से विकास हुआ भारत की प्रस्तावना का। यानी कमोबेश वही जो उद्देशिका जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव था, वही क्या बना भारत का, आगे चलकर वही भारत का संविधान की प्रस्तावना बनी। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भारतीय प्रस्तावना है उसकी उत्पत्ति हुई। यहाँ जो प्री से क्वेश्चन देखिए, मेन से यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है, प्री से पूछ सकता है कि जो भारतीय प्रस्तावना है वो किसका विकसित रूप है। तो वो हो जाएगा नेहरू के पंडित नेहरू द्वारा रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, कब स्वीकार किया गया, किसने दिया। ये सारा क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना किसने बनाई? तो अमेरिका ने। ठीक है, अच्छा अब देखो, और एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से भारत ने अडॉप्ट किया है, लिया है। ठीक है, और लेकिन एक चीज में और क्वेश्चन है कि भाषा, यानी भाषा कहाँ से लिया गया। तो इसका उत्तर अलग हो जाता है। भारत के संविधान में जो भाषा लिया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ अगर हम प्री के बेस पर बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। एक तो भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से। किस चीज का विकसित रूप है प्रस्तावना, तो उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। किसने रखा, तो पंडित नेहरू। ये सारे प्री के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। मेंस में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे जो है अब हम बात करेंगे सीधे प्रस्तावना की, क्योंकि अभी हमने 2 चीज कवर कर ली है कि प्रस्तावना की परिभाषा यानी प्रस्तावना क्या होती है, और दूसरा टॉपिक जो हमने कवर कर लिया कि कैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उत्पत्ति हुई। यहाँ मेन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्री से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो यदि हम प्रस्तावना को
पढ़ने की कोशिश करें तो इसे हम 4 पार्ट में बांटकर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वो 4 पार्ट क्या हो सकता है? तो एक चीज जो उसमें होगा वो होगा कि एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि संविधान का स्रोत संविधान का स्रोत क्या क्या है। दूसरा टॉपिक हम देख सकते हैं कि स्वरूप क्या क्या है, कैसा होगा स्वरूप, कैसा सरकार का। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि उद्देश्य इसका क्या है, मतलब ऐसे स्वरूप के निर्माण का उद्देश्य क्या है। और चौथा जो बात हमें इस प्रस्तावना से पता चलती है वह है तिथि। तो मुख्यतः ये 4 चीजें जो है प्रस्तावना से पता चलती है कि संविधान का स्रोत क्या है, स्वरूप कैसा है, उद्देश्य क्या है और तिथि कौन सी है। तो मुख्यतः इतनी चीजें हमें पता चलती है। तो इन्हीं चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं संविधान के स्रोत पे। तो संविधान के स्रोत की अगर हम बात करें तो संविधान की शुरुआत में ही हमें इसका स्रोत पता चल जाता है, जहां लिखता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को इस समय मतलब प्रस्तावना को लास्ट में है, फिर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके यानी अंत इस तरीके से होता है और शुरुआत यहाँ से होती है। तो कहने का मतलब है इस सेंटेंस का कि ये जो संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, यानी अधिनियमित है और इसे भारत के लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है और भारत के लोगों द्वारा ही लागू किया गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो जो संविधान का स्रोत है वो है हम भारत के लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इसे बनाया है यानी अधिनियमित किया है, उन्होंने ही इसे स्वीकार किया है यानी अंगीकृत किया है और उन्होंने ही इसे आत्मार्पित किया है अर्थात लागू किया है। तो ये पूर्ण रूपेण भारत के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान है। दूसरी बात कि लोग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग जहां बनाते हैं वैसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? लोकतंत्रीय व्यवस्था। यानी कहीं ना कहीं ये पहला ही लाइन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सूचित करता है। लेकिन समय के साथ इस पे कुछ क्वेश्चन उठते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? 2 प्रश्न इस पे उत्पन्न होता है। क्या क्या? यार ये जो आप बात कह रहे हो कि हम भारत के लोग, ये सच है? सचमुच ऐसा है? क्यों ये प्रश्न उठता है? ये प्रश्न उठने का सबसे बड़ा कारण है कि जो भारतीय संविधान में हम भारत के लोग कहा गया है, तो 2 क्वेश्चन जो इस पे उठता है, वो पहला क्वेश्चन हो जाता है इसमें कि भारतीय संविधान सभा जिसने इस संविधान का निर्माण किया वो एक अंग्रेजी एक्ट के द्वारा, अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक योजना के द्वारा यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा बनाई गई थी, उसका परिणाम थी, ठीक है। तो कहा गया कि यार आप कह रहे हो कि हम भारत के लोग बनाए हैं, लेकिन जो आपकी संविधान सभा का ही निर्माण हुआ है वह एक ब्रिटेन के एक्ट के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा जाता है कि फिर आप कैसे कहते हो
कि हम भारत के लोग। तो ये एक तो पहला क्वेश्चन। दूसरी बात कहता है कि चलो ठीक है, इतना हम एक्सेप्ट भी कर ले कि चलो ठीक है, और जो आपकी ये संविधान सभा है, इसका जो चुनाव हुआ था, चुनाव कैसे हुआ था भाई? तो तत्कालीन विधानसभा द्वारा इसका चुनाव किया गया था। तत्कालीन विधानसभा द्वारा इसका चुनाव किया गया था। ठीक है, तो अब विधानसभा द्वारा जब चुनाव किया गया था, तो ये विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कैसे हुआ था? वो हुआ था मुख्यतः इसमें दो लोगों ने वोट दिया था। एक तो अमीर वर्ग ने, अमीर या कुलीन वर्ग, और दूसरा कि इसमें शिक्षित लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि दो तरीके के प्रश्न उठते हैं कि एक तो भाई ब्रिटिश एक्ट के तहत आपका संविधान सभा बना जिसने संविधान को बनाया था, और दूसरा कि उसको जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको चुनाव जो है वो सार्वभौमिक न होकर अमीर एवं शिक्षित लोगों द्वारा किया गया था। तो जो ये आप कह रहे हो कि हम भारत के लोग, ये ना कहो, आप कहो कि हम भारत के अमीर और शिक्षित लोग। ठीक है। दूसरी बात कि ब्रिटेन के एक्ट के तहत हुआ था। तो ये तरीके के दो क्वेश्चन, इस हम भारत के लोग पे दो क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होता है। तो भारत के कुछ विद्वानों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की कि देखिए, आपका कहना तो सही है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, और आपका ये कहना भी सही है कि तत्कालीन विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो अमीर और शिक्षित वर्ग द्वारा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि हम भारत के लोग। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा के मेंबर थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो वही लोग थे, उसमें मैक्सिमम लोग वो थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में हिस्सा लिया था। पहली बात। और दूसरी बात कि 1952 में जब आम सभा चुनाव हुआ पहला देश का, तो उसमें से ज्यादातर लोग चुनाव जीतकर आए। कहने का मतलब है कि अगर 1946 में भी चुनाव हुआ होता तो यही लोग चुनाव जीतकर आते और ऐसा ही संविधान बनाते, और ये जो चुनाव हुआ था वो सार्वभौमिक आधार पे हुआ था। तो कहने का मतलब है कि इसका जवाब भारतीय विद्वान कैसे दे रहे हैं कि 1952 में जो चुनाव होता है उस चुनाव में इस संविधान सभा के सारे सदस्य या लगभग सभी सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं और वो वैसा ही संविधान बनाते हैं। इसलिए अगर पहले भी चुनाव हुआ होता तो वही सदस्य जीत के आए होते और ऐसा ही संविधान निर्माण होता। तो एक तो ये। दूसरी चीज कि संविधान में हमारे संशोधन की शक्ति, आने वाली सार्वभौमिक आधार पर चुने गई सरकारों को संशोधन की शक्ति थी। तो अगर कुछ ऐसी बात जो भारतीय जनता के अनुकूल नहीं थी यदि लिख भी दी गई होती थी, तो उस सार्वभौमिक आधार पर चुनी हुई सरकार के पास संशोधन का अधिकार था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम भारत के लोगों ने ही इस संविधान को बनाया है, और हम ही ने इसको क्या किया है, स्वीकार किया है, और हमने इसको लागू किया है। तो इसीलिए ये कहना कि हम भारत के लोग कहीं से भी गलत नहीं है। इस तरीके से इस जो क्वेश्चन मार्क दो उठ रहे थे, इस क्वेश्चन मार्क को खत्म करने का प्रयास किया गया भारतीय विद्वानों द्वारा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे अब स्वरूप पे। तो आगे यदि हम स्वरूप की बात करें तो संविधान के जो स्वरूप में मुख्यतः 5 वर्ड यूज किया गया है। कैसे शुरू होता है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, ये वर्ड यूज होता है। उसके बाद समाजवादी, समाजवादी, फिर होता है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद यूज होता है लोकतांत्रिक,
और गणराज्य, यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। तो ये है स्वरूप, यानी सरकार जो होगी वो कैसी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक होगी और गणराज्य लागू होगा। ये होगा भारत का स्वरूप, भारतीय सरकार का स्वरूप। तो आइए इसमें एक एक करके इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला वर्ड जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थात होता है, शब्द का मतलब होता है, इसको आम भाषा में जैसे आमतौर पर संप्रभुता कहा जाता है, ठीक है। और संप्रभुता का मतलब देखो दो तरीके की स्वतंत्रता से होता है। इसमें एक तो है आंतरिक, एक है आंतरिक और दूसरी है बाह्य, ठीक है। तो आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक के अंतर्गत हम यदि देखें तो इसमें क्या किया जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक इस तरीके से रिलेटेड, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड विषयों पे हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो संप्रभु होगी, यानी इससे ऊपर कोई नहीं होगा। इसी तरीके से यदि बाह्य विषयों की बात करें तो इसमें तीन चीजें आती हैं। कौन कौन? एक हो जाता है किससे मित्रता करनी है, किससे शत्रुता करनी है और किससे क्या समझौता या संधि करनी है। समझौता या संधि करनी है, ये तय भी ये भारत की सरकार करेगी। कहने का मतलब है कि जो भारत की चुनी हुई सरकार होगी वो अपने एक रॉक मैप, तो जो भारत की सरकार होगी वो अपने सीमा के भीतर या सीमा के बाहर कोई भी, अब सीमा के भीतर क्या कर सकता है, कोई सामाजिक काम कर सकती है, कोई आर्थिक काम कर सकती है, कोई राजनीतिक काम या कोई धार्मिक विषय पर काम कर सकती है, या बाहर क्या कर सकती है, किसी को मित्र बना सकती है, किसी को शत्रु बना सकती है, किसी से कोई संधि या समझौता कर सकती है। तो ऐसे सारे कामों के लिए स्वतंत्र होगी, यह किसी का डोमिनियन नहीं होगा, यानी इसके ऊपर कोई सत्ता नहीं होगी। जो सर्वोच्च सत्ता होगी वो भारत के हाथों में होगी, भारत के पास होगी। लेकिन क्वेश्चन इस पर भी उठता है, क्वेश्चन इस पर उठा दो बार। अब इस पर क्या क्वेश्चन उठा ये देखते हैं। तो इस पर जो क्वेश्चन उठता है वो दो चीजों के लिए उठता है। कहता है कि यार आप कहते हो कि आप संप्रभु है, लेकिन आपकी संप्रभुता पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब वो क्वेश्चन मार्क क्या है, तो एक तो भारत ने सन 1949 में क्या किया कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली। कब? 1949 में। कॉमनवेल्थ के बारे में आप जानते होंगे, राष्ट्रमंडल बोलते हैं इसको, जो समय समय पर खेल आयोजित होता है। 2010-11 में भारत में आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। इस तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग जो आयोजन होता है। राष्ट्रमंडल देश वो है जो एक समय ब्रिटिश कॉलोनी थे, वो वैसे देश इसमें शामिल हैं जो एक समय ब्रिटिश कॉलोनी थे। तो 1949 में भारत जो है इस कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है, और इसका अध्यक्ष कौन है कॉमनवेल्थ का? ब्रिटेन। इसका अध्यक्ष है ब्रिटेन और इसी की कॉलोनियां इसमें शामिल है। अब यहाँ देखो ये तो कॉमनवेल्थ है। अब यहाँ पे दो चीजें हुई, भारत के साथ ही दो देश आजाद हुए। बात करें उन दोनों देशों की तो एक था आयरलैंड। ये क्वेश्चन उठता क्यों है ये बता रहा हूँ। आयरलैंड, ठीक है। और एक देश है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम देखो इन दो देशों का कंपैरेटिव अध्ययन से इस चीज को समझेंगे कि ऐसा क्यों ये कॉमनवेल्थ भारत की संप्रभुता पे क्वेश्चन इकट्ठा करता है। तो ये देखिए, इस चीज को समझने के लिए देखो, अब आयरलैंड ने क्या किया था कि आयरलैंड ने 1948 में एक एक्ट बनाया
जिसको बोलते हैं आयरलैंड रिपब्लिकन एक्ट। इसके बारे में उतना जानने की जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसीलिए डाटा लिख नहीं रहा। तो 1948 में एक्ट बनाता है आयरलैंड रिपब्लिक एक्ट है। और इसके तहत ये क्या करता है कि ब्रिटेन से अपने सारे संबंधों को खत्म कर लेता है। भारत ने ऐसा नहीं किया। अब इसी में से एक देश है ऑस्ट्रेलिया। इसने क्या किया, इसने जो ब्रिटेन के राजा को अपना सर्वोच्च शासक स्वीकार कर लिया, ठीक है। और आज भी ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च शासक होता है, जो जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, तो वो राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटेन के राजा को मानता है, ठीक है। अब भारत ने न तो पूरी तरीके से कोई एक्ट पास करके अपने संबंधों को पूरी तरीके से खत्म किया और ना ही वहां के राजा को डोमिनियन माना। भारत ने क्या किया, भारत ने जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो साथ ही राष्ट्रपति का पद बनाया और स्वयं को रिपब्लिक घोषित किया, यानी गणतंत्र। तभी तो हम मनाते हैं आज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। तो अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया कि हम जो है भले ही कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो है उस पर कोई अधिकार नहीं है। हमारे आंतरिक मामले में ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसी चीज को परिभाषित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो ये कॉमनवेल्थ है, ये स्वाधीन राष्ट्रों का स्वतंत्र संगठन है। तो इस तरीके से यानी कॉमनवेल्थ के जितने मेंबर हैं वो सभी क्या है, स्वाधीन है, यानी खुद के अधीन है, और ये एक संगठन स्वतंत्र है जो कि आपसी सामंजस्य और आपसी हित को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। तो इस तरीके से कॉमनवेल्थ यानी एक जो क्वेश्चन मार्क था, इसका जवाब पंडित नेहरू ने 1949 में ही एक प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में दे दिया था। तो इस तरीके से हमने आयरलैंड के साथ पूरी तरीके से खत्म भी नहीं किया, ना ही ऑस्ट्रेलिया की तरह माना, बल्कि अपने को रिपब्लिक घोषित कर दिया 26 जनवरी 1950 को ही। और जाके प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में वहीं पे कह भी दिया पंडित नेहरू ने कि जो ये आपका कॉमनवेल्थ है, ये स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संगठन है, ना कि इसके मेंबर जो भी सदस्य देश है वो ब्रिटेन के डोमिनियन नहीं है, बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सहयोगी देश है, ठीक है। तो एक सहयोगी देश के रूप में इसके सदस्य को समझा जाए, ये ना समझा जाए कि ये किसी भी देश का डोमिनियन है। तो एक क्वेश्चन तो ये उठता था हमारे संप्रभुता पे। एक और क्वेश्चन उठता, वो क्वेश्चन क्या था, तो जो दूसरा क्वेश्चन भारतीय संप्रभुता पे उठता था, दूसरा क्वेश्चन मार्क, वो था कि 1945 में यूएनओ का स्थापना हो चुका था, ठीक है। तो जो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो यहाँ ये भी एक क्वेश्चन लेके आती है। अब ये क्या क्वेश्चन लेके आती है कि इसके कई सारे संगठन है, WTO हो गए, यूनेस्को हो गए, और पर्यावरण से रिलेटेड कई सारी चीजें अलग अलग करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं। तो इसके विभिन्न संगठन हैं, और जैसे पर्यावरण हेतु या वैश्विक हित के लिए कई बार विश्व के सभी देश मिलकर कोई समझौता या संधि करते हैं और उसको सारे देशों को मानना होता है। तो ऐसे में अगर मान लो कि कोई पर्यावरण संबंधी समझौता है या WTO से कई प्रतिबद्धताएं हैं, तो इस तरीके की कोई समझौता होता है तो कोई देश उसको मानता है। तो जब WTO या यूएनओ में किसी फैसले को, इस यूएनओ को फैसले को कोई देश मानने लगे, अर्थात वो संप्रभु नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो यूएनओ की बात को मान रहा है। जबकि हम क्या कह रहे थे कि वो आंतरिक या बाह्य रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, कोई भी फैसला स्वयं करता हो, लेकिन यहाँ फैसला कौन कर रहा है? यूएनओ। तो इसीलिए क्या है कि भारत संप्रभु नहीं है, ये क्वेश्चन उठा। तो फिर इसको इस क्वेश्चन मार्क का भी जवाब भारतीय विद्वानों द्वारा दिया गया। देखो कि यूएनओ जो है ना, एक संस्था है विश्व की, जो विश्व में सहयोग के लिए स्थापित की गई है, और भारत जो इसका मेंबर बना है तो वो बना है स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से। और भारत अगर चाहे तो स्वेच्छा से इसका त्याग भी कर सकता है। यानी यूएनओ ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो भारत के हित में नहीं हो। अगर ऐसा कोई भारत के हित में या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा कोई कानून बनाता है तो भारत उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत उसे क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। तो इस तरीके से इन दोनों प्रश्न चिन्हों को, जो भारत की संप्रभुता पे खड़े हो रहे थे, उसको समाप्त कर दिया गया।
आशा है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक को लेकर रहता है तो आप जो है उसको निश्चित तौर पे उसको डिस्कस करिए। अगले वीडियो में एक अलग सेगमेंट बना लिया जाएगा आने वाली वीडियोज के लिए, जिसमें उसके अलावा भी जैसे बाद में कोई वीडियो देखता है तो उसके बाद में भी जो क्वेश्चन कमेंट में रहेंगे आने वाली वीडियो में उसको टैकल जरूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अलग सेगमेंट बना दिया जाएगा या एक दिन स्पेशल ले लिया जाएगा डाउट के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्वरूप के दूसरे टॉपिक समाजवादी के लिए। तो देखो, वैसे तो मूल प्रस्तावना में ये समाजवादी शब्द नहीं था, तो ये आया कैसे? तो प्रस्तावना में आया ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। ठीक है, ये भारतीय प्रस्तावना का पार्ट बना। क्या? समाजवादी शब्द। उससे पहले ये भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बस यही टॉपिक प्री में पूछेगा। अच्छा, तो अब आते हैं थोड़ा सा इसका मेन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। तो देखो, समाजवाद की अगर हम बात करते हैं तो समाजवाद में देखो, अब पहले एक बेसिक ढंग समझ लो कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसने सोचा कि यार हमको अपनी अर्थव्यवस्था कैसी बनानी चाहिए। तो उस समय भारत के सामने दो रास्ते थे। अर्थव्यवस्था कैसी बनाए, इस प्रश्न के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जाता था अमेरिका की तरह, पूंजीवादी देश बनने की तरफ, और एक रास्ता जाता था सोवियत रूस की तरह, साम्यवादी देश बनने की तरफ। दो ही रास्ते थे भारत के समक्ष, या तो पूंजीवाद अपनाए या तो साम्यवाद अपनाए। इसका यूनाइटेड स्टेट कर रहा था और इसका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कर रहा था नेतृत्व। तो अब देखो, अगर किसी देश को पूंजीवादी बनना है यानी उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है, और साम्यवादी गवर्नमेंट में सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के सभी साधनों पे। जितने उद्योग होते हैं बड़े बड़े सारे सरकारी होते हैं और यहाँ सारे प्राइवेट। तो अब समस्या थी कि भारत में न तो बहुत बड़े पूंजीपति थे जो तत्कालीन उद्योग की आवश्यकता को पूरा कर सके। सोचो कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो लगभग 100 कंपनियां इंडिया में थी, उसमें से भी 25 कंपनी, लगभग डाटा है ये, तो उसमें से भी लगभग 25 कंपनी पाकिस्तान में चली गई, लगभग 75 कंपनी के आसपास इंडिया में बच गई। देश की आबादी उस समय भी जो है लगभग 50 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में इतनी बड़ी आबादी, और यहाँ आबादी भी कैसी, ना इसमें साक्षरता थी, ना साक्षर थी, ना ही अमीर पैसा था, यानी गरीब भी थी, बेरोजगारी चरम पे थी। तो ऐसी अवस्था थी देश की, समझ रहे हो। ऐसी अवस्था में पूंजीवाद कहाँ अपनाया जा सकता है? जहाँ पे लोगों के पास पैसा हो, जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर सके। तो भारत ने कहा यार पूंजीवाद तो नहीं अपना सकते क्योंकि हमारे लोगों के पास भी पैसा नहीं है। तो बात आई तो साम्यवाद अपना लो। तो फिर साम्यवाद के लिए सरकार के पास भी पैसा होना चाहिए, और भारत सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था कि इतने लोगों के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए जो है जितने उद्योगों की जितनी आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति कर सके। तो ऐसे में भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया, जिसमें छोटे छोटे उद्योगों को जिम्मेदारी पूंजी मतलब प्राइवेट सेक्टर को, और यानी निजी वर्ग को, माने जो प्राइवेट लोग थे उस समय के, निजी मतलब आम आदमी, उसको दे दिया, और गवर्नमेंट ने बड़े उद्योगों की जिम्मेदारी ली। तो इस तरीके से, और लेकिन इसका ज्यादातर झुकाव जो था कहाँ था? साम्यवाद की तरफ ही था। अच्छा, तो ये तो हो गया अर्थव्यवस्था के स्तर पे बात। ठीक है, तो अब इसमें दो तीन चीज और समझ लीजिए। अब ये बात हो गई कि भारत जो है, झुकाव जो होगा भारत का वो क्या होगा? भारत एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था बनाएगा क्योंकि लोग भारत में क्या थे? गरीब थे। ठीक है, और साम्यवादी व्यवस्था गरीबों का समर्थन करती है। अब जब हम बात करेंगे तो देखो, तो फिर हमने सोचा कि यार चलो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं, लेकिन
वो क्या होगा, वो साम्यवाद की स्थापना पे जाता है, क्योंकि सरकार कैसी थी, साम्यवादी। तो उस समय हमारे पास फिर साम्यवाद अपनाने के भी दो रास्ते थे। एक रास्ता जाता था कहाँ पे, यूएसएसआर यानी सोवियत रूस की तरफ, और एक जाता था मार्क्स के विचारधारा पे आधारित। ठीक है, तो यूएसएसआर से रिलेटेड जो विचारधारा थी वो ये था कि भाई निजी संपत्ति और निजी उद्योग, इन दोनों का क्या हो, उन्मूलन हो जाए, यानी ये दोनों समाप्त कर दिया जाए, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये यूएसएसआर में होता था। और मार्क्स का विचारधारा था वो संघर्ष पर आधारित था, वो संघर्ष पर आधारित था। संघर्ष पर था, वर्ग संघर्ष पर आधारित था। कहने का मतलब है कि पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक कुलीन वर्ग होगा जो जिसकी आबादी बहुत छोटी होगी, और एक सर्वहारा वर्ग होगा जो बड़ी आबादी यानी बड़ा गरीब लोग होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे गरीब लोग जो है कुलीन वर्ग पर हमला करेंगे और संपत्ति उससे छीन लेंगे और आपस में बांट लेंगे। इस तरीके से आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी। तो ये दो तरीके थे, और भारत ने ये चाहता था ना ये चाहता था। यहाँ भी भारत ने क्या किया, बीच का रास्ता अपनाते हुए देखो किस तरीके से समाजवाद भारत ने किस तरीके से भारत में देश में लागू किया। देखो पहले तो परेशानी थी कि ना हमारे पास पूंजीपति वर्ग के पास पैसा था, ना ही गवर्नमेंट के पास पैसा था, तो हम मिश्रित व्यवस्था अपना सकते थे। दूसरी तरफ कि अगर साम्यवादी की बात करें तो एक कहता था कि निजी संपत्ति खत्म कर दो, निजी उद्योग खत्म कर दो, मार्क्स कहता था कि भाई वर्ग संघर्ष करा दो। तो हमने क्या किया, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था की, और शांतिपूर्ण और अहिंसक साम्यवाद की परिकल्पना की, जो मार्क्स के आधार पे नहीं बल्कि मार्क्स के स्थान पे गांधी की तरफ अधिक झुकाव रखती थी। ठीक है, तो कैसे, तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्स और गांधी के विचारों का एक ऐसा संगम है। ठीक है, मतलब ऐसी मिक्सचर है जो ज्यादातर कहाँ है, गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। तो फिर देखो तो कैसे हम ये व्यवस्था अपनाते हैं। तो ये जो यानी भारत का जो समाजवाद था वो शांतिपूर्ण और अहिंसक होने के साथ लोकतांत्रिक समाजवाद था, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद का उदाहरण था। लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित व्यवस्था वाला समाजवाद था इंडिया का समाजवाद। ठीक है, तो समाजवाद समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो एक मोड़ आया। अब इस समाजवादी व्यवस्था में एक मोड़ क्या आया कि 1991 में भारत ने एलपीजी मॉडल लागू किया। ठीक है, अब एलपीजी मॉडल क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस चीज को लागू किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण में व्यवस्थाएं उदार बनाई जाती हैं, अर्थात जब उद्योगों की कोई स्थापना होती है तो उसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, यानी ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें जो निजी उद्योगपति हैं वो उसमें मतलब सरकार का रोक टोक बहुत कम रहे, रेगुलेशन बहुत कम हो। तो ऐसी व्यवस्था को उदारीकृत व्यवस्था या लिबरल व्यवस्था बोलते हैं। यदि प्राइवेट व्यवस्था की बात करें, निजीकरण की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो है सरकारी उद्योगों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि विश्व बाजार और भारत के बाजार एक हो जाए, और विश्व मतलब ऐसा ना हो कि कोई अपनी कंपनी को प्रमोट करे, दूसरे कंपनी को प्रमोट ना करे, दूसरे कंपनी पर टैरिफ लगा दे दूसरे देशों के, तो ऐसा ना हो, सभी कंपनियों के साथ एक से सब व्यवहार पूरे विश्व के लोग करें। तो ऐसी व्यवस्था वैश्वीकरण के तहत आती। तो एलपीजी मॉडल है वो पूंजीवादी आधारित मॉडल है।
तो चूंकि भारत ने अपने आप को साम्यवादी देश घोषित किया था, लेकिन 1991 में एलपीजी मॉडल अपनाने के बाद भारत का जो है रुख काफी हद तक पूंजीवाद की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और समझने के लिए है कि देखो, तो भारत ने अब ये जो व्यवस्था बनाई तो है, तो भारत ने तो फिर कैसे जो है आर्थिक समानता की स्थापना कैसे करेगा, समाजवाद की स्थापना कैसे करेगा? तो इसने क्या किया, भारत में जो टैक्स सिस्टम बनाया है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बनाया है। कहने का मतलब कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 5% टैक्स देंगे, अगर आप 500 रुपए कमाते हैं तो आप 10% टैक्स देंगे, अगर आप 1000 रुपये कमाते हैं तो आप 20% टैक्स देंगे, अगर आप 5000 कमाते हैं तो 25% देंगे, और इसी तरीके से 1 लाख कमाते हैं तो आप, ठीक है, 30% टैक्स देंगे, या 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो ये जो बढ़ते क्रम में हमने टैक्स सिस्टम लगाया है कि जो ज़्यादा अमीर होगा उसे ज़्यादा टैक्स लेकर उससे क्या करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, और ऐसी कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से क्या करेंगे, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से देखो, समाजवाद में हम 2-3 चीज पढ़ी कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों चुना, क्योंकि ना हमारे यहाँ सरकार के पास पैसा था, यानी ना हम साम्यवादी अपना सकते थे और ना ही पूंजीवादी अपना सकते थे, इसलिए मिश्रित व्यवस्था अपनाने का। उसके बाद हमारे पास माध्यम था कि साम्यवाद में हम यूएसआर जैसी व्यवस्था बनाए या मार्क्स के विचार पर आधारित बनाए। तो यूएसएसआर वाली व्यवस्था भी हमने नहीं बनाई, क्योंकि इससे क्या होता, जो निजी संपत्ति और निजी उद्योगों का हमने उन्मूलन नहीं किया, और ना ही हमने संघर्ष की तरफ कदम बनाया, बल्कि हमने गांधी की तरफ गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से जो है समाजवाद को अपनाने की एक कोशिश की, जिसके तहत अहिंसक तरीके से समाजवाद को लागू किया, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि 1991 के पास एलपीजी मॉडल आने के बाद कैसे इसमें हमारे जो अप्रोच में चेंज आया समाजवाद को लेके। उसके बाद एक टॉपिक हमने और देख लिया कि किस तरीके से समाजवाद को अपनाने के लिए भारत ने जो अपना टैक्स मॉडल बनाया है, जो कर पद्धति बनाई है, वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, यानी ज्यादा कमाने वाले लोग ज्यादा टैक्स देंगे, कम कमाने वाले कम टैक्स देंगे। तो इस तरीके से आय की जो प्राप्ति होगी उसका उपयोग हम लोग कल्याणकारी कार्यों में करके समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास करेंगे, और समाजवाद के अंतर्गत जो है जो ऐसे लोग जो मुख्य धारा से दूर रह गए उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, तो अगर हम तीसरे वर्ड की बात करें तो तीसरा वर्ड है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष जो देश है ये भी हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में, यानी ये भी मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो सबसे पहले यदि बात करें तो पंथ निरपेक्ष शब्द को हम देख लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है क्या कहता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द की अगर बात करें तो देखो, एक वर्ड है धर्मनिरपेक्ष। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार धर्मनिरपेक्ष क्या, पंथ निरपेक्ष क्या है। तो देखो, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द से भी व्यापक मतलब अर्थ को अपने आप में समेटे हुए। कैसे? देखो, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि कई सारे संप्रदाय हैं, कई सारे पंथ हैं, जिसमें वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदायवादी आदि ऐसे कई सारे संप्रदाय हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की तो उसमें भी देखते हैं कि शिया सुन्नी जैसे पंथों में बटा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें बौद्ध धर्म की तो भी महायान हीनयान में बटा हुआ है। इसी तरीके से हम देखें जैन धर्म में भी तो वो भी श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ है। तो इस तरीके से जितने धर्म है ना वो सभी अनेक पंथों में बटे हुए हैं। तो हम यानी धर्म ही नहीं पंथ के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम पंथ निरपेक्ष भी रहेंगे। तो इसीलिए धर्म निरपेक्ष से ज्यादा बेहतर शब्द पंथ निरपेक्ष है, इसीलिए भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी कि पंथ निरपेक्ष क्यों, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं, ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गया होगा। अब आते हैं, देखो
तो भारत चूंकि मूल तो नहीं था, लेकिन भारत के संविधान में अनुच्छेद 28 से लेके 25 से लेकर 28 तक में जो है पंथ निरपेक्षता को जगह दी गई थी। उसके अलावा जो है 15-14 में समानता के अधिकार के अंतर्गत भी धर्म आधारित भेदभाव को मनाही की गई है। तो इस तरीके से प्रस्तावना में भले ही पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन भारत के क्या कहते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत जो है पंथ निरपेक्षता को लागू किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 14-15 और 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता शब्द था, जिसे बाद में प्रस्तावना में भी शामिल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखो, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पंथ निरपेक्ष में भी देखते हैं कि जो देशों में व्यवस्था थी, अन्य देशों में तो 3 तरीके की व्यवस्था थी। 3 तरीके की व्यवस्था थी। एक तो कुछ यूएसएसआर जैसे देश थे, यूएसएसआर यानी सोवियत रूस। एक उदाहरण ले लेते हैं हम वेटिकन सिटी का, वेटिकन सिटी का। और तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं पाकिस्तान का। देखो कैसी व्यवस्थाएं चल रही थी धर्म आधारित देशों में। तो यूएसएसआर जैसे जो देश थे, जितने सोवियत देश थे, वो कहते थे यार धर्म होना ही नहीं चाहिए, यानी वो अपनी जनता को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते थे। कहते थे कि यार तुम लोग धर्म छोड़ दो। आज जैसे चीन में भी देखते हैं कि लगभग 70% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो उसी तरीके से ये लोग जो है धर्म का उन्मूलन पे विश्वास रखते थे कि धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, धर्म एक बुराई है। तो ये था यूएसएसआर या सोवियत गुट का या कहें साम्यवादी देशों का विचार धर्म पे। अब यदि बात करें वेटिकन सिटी की, तो ये एक ऐसा शहर है जहां धर्म का जो प्रधान है वही राष्ट्र का भी प्रधान है। जो धार्मिक ग्रंथ है वही संविधान है, यानी धार्मिक ग्रंथों से ही उस देश को चलाया जाता है। यानी जो धर्म गुरु होता है वही राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। तो एक तो ये व्यवस्था थी। और तीसरी थी पाकिस्तान की, जहां तो धर्म को भी मान्यता दी गई और इस तरीके से मतलब ऐसा भी नहीं किया गया कि धर्म ग्रंथ ही संविधान बन जाए। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश कुछ थे जिन्होंने एक विशेष धर्म को अपना राज धर्म घोषित किया था। और यहाँ क्या नहीं मिलता था, देखो यहाँ तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं मिली, यहाँ पूरी तरीके से धार्मिक व्यवस्था ही हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली, बाकी जो बहुसंख्यक वर्ग था उसे क्या मिली, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। तो ये 3 व्यवस्थाएं चल रही थी। तो भारत ने कहा कि यार हमें ये तीनों ही व्यवस्था नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ ले आएंगे एक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। क्या ले आएंगे, पंथ निरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्ष क्या है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यूएसएसआर की तरह भी नहीं है यार हम कोई धर्म ही नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। तो फिर है क्या, तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य हो जाता है कि राज्य जो है किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा और किसी भी मतलब धर्म के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा, जैसा कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में लिखा गया है। उसके अलावा जो है 14 और 15 में भी चर्चा की गई है। जैसे 25 के तहत यानी पंथ निरपेक्ष देश है वो सभी को, अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को भी, जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों नहीं है तो अल्पसंख्यकों को भी क्या करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि और धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो जब ऐसी व्यवस्था को पंथ निरपेक्ष व्यवस्था कहते हैं जिसको भारत अपनाया, उसमें क्या है कि सरकारी नौकरी की बात हो या किसी भी स्तर पे जैसे कि और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कोई भी काम करने के लिए, जैसे भाई इस धर्म के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, इस धर्म के लोग वोट नहीं कर सकते, इस धर्म के लोग जो है सार्वजनिक स्थल पे नहीं जा सकते, ऐसी ऐसी कोई व्यवस्था जो है इस पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत नहीं होती। और जो पंथ निरपेक्ष देश होता है वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाता जो किसी एक धर्म के समर्थन में हो, किसी और का विरोध करता हो। तो इस तरीके से भारत जो है पंथ निरपेक्ष एक सेकुलर देश है। इंग्लिश में इस सबको देखो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, 3 की बात करते हैं तो ये तीनों 3 चीजें होती हैं। जहां भी ऐसे मैं आगे कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मीडियम में भी क्लास ले लूँ
और मुझे जहाँ भी ध्यान आ जाएगा ना मैं टर्म इंग्लिश में बताता चलूंगा इस वीडियो में भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पंथ निरपेक्षता भी समझ में आ गई। पंथ निरपेक्षता का बस इतना सा मतलब है कि हम धर्म आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो लोकतांत्रिक पे। तो लोकतांत्रिक का तो सीधा सा मतलब है कि जनता का शासन। लोकतांत्रिक, लोक मतलब जनता और तांत्रिक मतलब व्यवस्था, यानी जनता जहां मतलब शासन व्यवस्था में जनता का महत्वपूर्ण रोल हो। तो देखो, तो ये जो लोकतंत्र था इसको दो आधार पर हम अलग अलग तरीके से बांटेंगे। देखो, एक तो बांटेंगे शासन के आधार पे और एक बांटेंगे दल के आधार पे, ठीक है। तो शासन के आधार पे दो व्यवस्था है। एक तो हो गई कि प्रत्यक्ष व्यवस्था, एक हो गई अप्रत्यक्ष व्यवस्था। और दल के आधार पर इसको तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक दलीय, ऊपर से लिखते हैं एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था, और एक है बहुदलीय व्यवस्था। ये इतने माध्यम हमारे पास थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जनता की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी। इसमें जनता को यहाँ तक के अधिकार है कि जो भी संशोधन संविधान में लाने हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है, संविधान चलाने, कोई कानून निर्माण करना हो, तो सभी पर जनता की राय ली जाती है। जनता को ये भी अधिकार होता है कि यदि वो अगर अपना प्रतिनिधि भेजिए, जैसे मान लीजिए कि सांसद को हम भेज दिए अपने, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने सांसद अगर उनका सही काम नहीं कर रहा है तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। उसको मतलब काफी जवाबदेही बनाया गया है प्रत्यक्ष के तौर। तो ये छोटे देशों में जिसकी जनसंख्या काफी कम है वहां ये सफल हो सकता है। भारत जैसे बड़े देश में इस व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है। इसीलिए भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई वो थी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भी कहते हैं, जहां लोग अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं और उनके बिहाफ पे ये कानून का निर्माण करता है। तो भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई वो प्रतिनिधिमूलक थी, ठीक है। और अगर बात करें एक दलीय, दो दलीय और तीन दलीय व्यवस्था की, तो भारत में बहुदल व्यवस्था अपनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया कि भारत बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज्यादा विविधता वाला देश है। तो इसमें देखा जाता है कि अगर मतलब सभी हर एरिया में, मैंने सभी जैसे मान लो कि कोई संस्कृति के आधार पर अपने संस्कृति विकास के लिए कोई दल बनाना चाहता है, कोई भाषा के विकास के लिए दल बनाना चाहता है, चाहे जो भी जिसकी जैसी मांग हो। तो इतनी डाइवर्स कंट्री है कि अगर दो दल हैं तो उतनी मैंने जैसे जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा विचारधाराएं भी पनपेंगी। तो प्रत्येक विचारधारा को स्थान मिले, दो ही विचारधारा वाला व्यवस्था न रहे। देखो यहाँ पे एक ही विचारधाराएं चलती है, यहाँ दो विचारधाराएं चलेंगी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं को स्थान मिलता है। तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके प्रतिनिधित्व सबका देता है। इसीलिए भारत ने बहुदल व्यवस्था को चुना था। और लोकतंत्र का सिंपल मतलब है कि जहां लोगों द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाए, सिंपल। तो इसको समझाने की बहुत आवश्यकता तो है नहीं, लोकतंत्र को समझ ही गए होंगे। बाकी ये जो उससे रिलेटेड मेन बिंदु थे वो बता ही दिया। अगला टॉपिक जो है वो है गणराज्य। तो देखो, अगर बात करें गणराज्य की, तो आइए देखते हैं गणराज्य। देखो, गणराज्य का मतलब होता है दो तीन चीजों से। पहले तो सबसे मूल है वो यही है कि देश के जितने व्यक्ति हैं, देश का कोई भी व्यक्ति उस देश में उपस्थित किसी भी पद को धारण कर सके। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब उस देश में कोई भी पद वंशानुगत न हो। कहने का मतलब कि अगर राजा का जैसे पोस्ट होता है कि राजा का लड़का ही राजा बनता है, तो ऐसी व्यवस्था होगी तो देश का कोई भी नागरिक तो राजा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि राजा बनने के लिए राजा का बेटा होना जरूरी है,
ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है कि वंशानुगत न होना, कहने का मतलब ये मैंने वंशानुगत हुआ तो ये व्यवस्था हो जाए। तो इसीलिए जो गणराज्य होता है वो होता है वंशानुगत, सॉरी, जहां वंशानुगत न हो, यानी जो सर्वोच्च शासक हो वो वंशानुगत न हो। इसमें देखो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ब्रिटेन, इधर रख लेंगे फ्रांस, यूएस, भारत। तो ये ऐसे देश हैं। ब्रिटेन में क्या है, राजा, इसमें जापान भी है, वहां भी राजा की पोस्ट है। यानी कि अगर कोई देश अपने यहाँ राजा का पोस्ट रखता है, यानी ऐसा कोई पोस्ट रखता है जो वंशानुगत हो, तो वो देश गणराज्य नहीं है, वो देश रिपब्लिक नहीं है। वो देश केवल, अगर नीचे चुनाव हो रहा है तो डेमोक्रेसी कहलाएगा, रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। फ्रांस, यूएस, भारत जैसे देश जहाँ का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति होता है और उसका चुनाव होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, नो मैटर, लेकिन चुनाव होना जरूरी है। वो पद वंशानुगत नहीं हो, देश का कोई भी नागरिक उस पद पर पहुंचने के लिए जो अर्हता है वो रखता हो। तो जहां ऐसी व्यवस्था हो वही देश गणराज्य कहलाता है। तो भारत क्या है, डेमोक्रेसी भी है, गणराज्य भी है। तो अभी तक प्रियम्बल में जो हमने पढ़ा वो एक तो पढ़ लिया कि संविधान का स्रोत क्या है, उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य आदि चीजों को देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव को, कि उद्देश्य क्या क्या है, मतलब ये बनाने का उद्देश्य क्या था, और इसी के साथ ही तिथि को भी देखेंगे। शॉर्ट में मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगले वीडियो में मेनली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या पढ़ेंगे, एक तो न्याय, न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कैसी, तो इसको दो पार्ट में बांट देंगे। वैसे तो है 5, यहाँ पे 2 कौन कौन, विचार और अभिव्यक्ति, यहाँ पे 3 विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे समता। समता कैसी, तो 2 प्रकार है, प्रतिष्ठा और अवसर की। उसके बाद फिर पढ़ेंगे बंधुत्व। तो बंधुत्व कैसा, तो फिर इसमें भी हम पढ़ेंगे 2 एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला। ठीक है, और फिर लास्ट में तिथि पे बात कर लेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक इसमें और रह जाएगा, जिसमें एक नहीं 2 टॉपिक इसमें रह जाएगा। एक तो हम बात करेंगे कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं, संविधान का अंग है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, है या नहीं। और दूसरा जो टॉपिक है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, में संशोधन हो सकता है। देखो, तो आने वाले वीडियो में हम न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व वाले यानी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, डेट देखेंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन पर और डिस्कस करेंगे कि मैंने प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।